एक दिन मैं अपने पति के साथ बाजार गई। अचानक एक साधु बाबा मेरे पास आए। मैंने उसे 100 का नोट दिया। जैसे ही मैं मुड़ने लगी, अचानक उस साधु बाबा ने मेरे पैर पकड़ लिए और बोले, देवी जी पैसे वापस ले लो और मुझे थप्पड़ मारो। मैं डर गई और गाड़ी में बैठकर बिना खरीदारी किए घर लौट आई। अगले दिन नौकरानी ने मुझसे कहा कि कोई आपसे बाहर मिलना चाहता है। मैंने देखा तो वही साधु बाबा थे। अब वह रोज़ मेरे घर के बाहर घूमते। एक दिन मैंने अपने पति की उपस्थिति में उस साधु बाबा को अंदर बुलाया और जब अंदर आया तो अचानक मेरी नज़र उसके हाथ। उस दिन मैं अपने पति के साथ बाजार गई थी। मैं बहुत दिनों से बाजार जाना चाहती थी, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता था। आज रविवार था और पति भी घर पर थे, तो नाश्ता करने के बाद हम लोग बाजार आ गए। अभी मैं कुछ चीज़ें देख ही रही थी कि किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अचानक एक साधु बाबा मेरे पास आ गए। इससे पहले वह मुझसे भिक्षा मांगते, आशीर्वाद देना शुरू कर देते। उससे पहले ही मैंने उन्हें भिक्षा में 100 का नोट हाथ में दे दिया। पैसे देकर मैं जैसे ही मुड़ी, उन्होंने मेरा पल्लू पकड़ लिया और बोला, देवी जी पैसे वापस ले लीजिए। उनकी यह बात सुनकर मुझे अजीब लगा। यह पहले साधु बाबा होंगे जो पैसे लौटा रहे थे। रख लीजिए, क्या हुआ? मैंने बोला तो फिर से मेरा पल्लू पकड़कर बोले, तुम वही हो ना? यह सुनकर मैं दंग रह गई। तभी वह मेरे पांव पकड़कर बोले, देवी जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारे। यह कहकर वह खुद को दोनों हाथों से थप्पड़ मारने लगे। यह देखकर मैं डर कर तुरंत पति का हाथ खींचकर बोली, मनीष चलिए घर चलते हैं। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं आई हूँ तो अपनी शॉपिंग करके ही घर जाऊँ, लेकिन मैं तैयार नहीं थी। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं वहाँ रुक नहीं सकती थी और ना ही अब मैं चैन से शॉपिंग कर सकती थी। इसलिए मैं उन्हें लेकर कार में बैठ गई और बिना शॉपिंग किए घर वापस लौट आई। अगले दिन मैं उसी पागल साधु बाबा के बारे में सोच रही थी कि तभी मेरी नौकरानी ने आकर मुझसे कहा कि मेम साहब, आपसे बाहर कोई मिलना चाहता है। मुझसे? कौन है? चलो मैं देखती हूँ। मैं जैसे ही दुपट्टा ओढ़ कर बाहर आई तो देखकर दंग रह गई कि वही साधु बाबा गेट पर खड़ा था। मैंने उसी वक्त गेट बंद कर दिया और तुरंत भागकर अंदर आ गई। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं यह सोचकर चिंतित थी कि घर पर मैं अकेली हूँ। मैंने अंदर आकर सुकून की सांस ली और मैं सोचने लगी कि यह साधु बाबा मेरे घर तक कैसे पहुँच गया और यह मेरा पीछा क्यों कर रहा है। मैं बहुत सोचा, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। शाम को जब मनीष घर पर आए तो मैंने उनको साधु बाबा के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह थके हुए थे और बिना वजह परेशान हो जाते। लेकिन अब वह रोज़ मेरे घर के बाहर चक्कर लगाते और कभी कभी दरवाज़ा भी खटखटाते और कहते, बाबा की बात सुन लो। लेकिन मैं गेट नहीं खोलती थी। उसकी बात सुनना तो दूर की बात है, पर मैं डर के साए में जी रही थी। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। डर के मारे अचानक से आँख खुल जाती और दोबारा सोने की कोशिश में रात गुजर जाती थी। इसी तरह कई दिन बीत गए। मैं सोचती रहती कि आखिर यह साधु बाबा मुझसे क्या बात करना चाहता है। मैं तो जानती तक नहीं। उस दिन मैंने इसे पहली बार देखा था। एक दिन मैंने तंग आकर अपने पति को बता दिया, मनीष आपको वह साधु बाबा याद हैं? कौन सा साधु बाबा? मनीष ने चाय पीते हुए कहा। वही जो उस दिन बाजार में मिले थे। अजीब पागल सा मैंने बताया। अच्छा, वह पागल जिससे डर के मारे तुमने शॉपिंग नहीं की थी और घर वापस आ गई थी। उन्होंने याद करके हंसते हुए कहा, तुम्हें अभी भी उससे डर लग रहा है? इस घटना को तो काफ़ी समय हो गया है। तब मैंने उन्हें बताया कि वही साधु बाबा हर दिन हमारे घर के चक्कर लगाते हैं और बार बार यही कहता है कि वह मुझसे कोई बात करना चाहता है। अच्छा? उन्होंने हैरानी से बोला, अजीब बात है भाई, उस साधु बाबा को भला तुमसे क्या बात करनी है? यही तो मैं सोचती हूँ कि आखिर उसको मुझसे क्या काम होगा। फिर एक दिन मैंने उस साधु बाबा को मनीष की मौजूदगी में अंदर बुला लिया और जब वह अंदर दाखिल हुआ तो अचानक मेरी नज़र उस साधु बाबा के कपड़ों में छुपे हुए उसके हाथ पर पड़ी, जिस पर वह चीज़ बनी हुई थी जिसे देखकर मेरी रूह तक कांप गई थी। तो कहानी शुरू होती है मेरे कॉलेज के दिनों में। एक बहुत ही सीधी सादी और साधारण सी लड़की थी। मुझे अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं थी।
दुनिया में क्या हो रहा था उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपनी मौज मस्ती में रहती। कॉलेज से सीधे घर आती और घर से सीधे कॉलेज। घर आकर खाना खाकर सो जाती और रात को खाना बनाने के वक्त माँ का हाथ बटाती। हम दो ही बहनें थी और मैं छोटी थी। बड़ी बहन की सगाई हो गई थी और अगले महीने में शादी भी होने वाली थी। मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता को मुझे पढ़ाना ही था, इसलिए मेहनत करके पास हो जाती थी। इसी तरह मेरे दिन बीत रहे थे कि एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से वापस आ रही थी तो एक लड़का खड़ा होकर मुझे ही घूर रहा था। मैंने भी उसे देखा और नज़रअंदाज करके वहाँ से निकल गई। अगले हफ्ते वह फिर खड़ा नज़र आया। मैंने देखा वह देखने में ठीक ठाक था, मेरी तरफ ही देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर वह लड़का रोज़ खड़ा होता, उसकी आदत हो गई थी। कहता तो कुछ नहीं क्योंकि मेरी सहेली भी मेरे साथ होती थी। एक दिन मैं बुखार आने की वजह से जल्दी निकल गई। घर ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं पैदल ही जाया करती थी। वह लड़का कॉलेज से थोड़ा दूर खड़ा मुझे नज़र आया। मैं आगे बढ़ती गई। उसने मुझे अकेले आते देखा और बोला, सुनो। मैं रुक गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके कहा, क्या है और कौन हो तुम, और रोज़ रोज़ मेरे रास्ते में क्यों खड़े होते हो? लड़का मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे लिए। मैं डर गई। वह मेरी आंखों में आंखें डाल कर कहने लगा, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हैरान हो गई। वह तो मेरा नाम भी जानता था। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने कहा, नाम जानना कौन सा मुश्किल काम है, मैं तो तुम्हारे घर का पता भी जानता हूँ। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने डरते हुए पूछा कि तुम क्या चाहते हो? वह बोला, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे प्यार का जवाब तुम भी प्यार से दो। यह सुनकर मैं रुकी नहीं, कहीं कोई देख ना लगे। मैं चलने लगी। वह पुकारता ही रह गया, लेकिन मैं भागती हुई घर आ गई। घर पहुँचने के बाद मैंने दवाई ली और सो गई। रात को मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ तो मैं उसी लड़के के बारे में सोचने लगी। उसने अपना नाम मोहन बताया था। उसके बारे में सोचते हुए मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। यह पहली बार था जब किसी लड़के को मुझ में इतनी दिलचस्पी थी। मुझे बुरा भी नहीं लग रहा था। फिर वह रोज़ ही रास्ते में मुस्कुराता हुआ मिलता और इशारों में नमस्कार करता और मैं शर्मा जाती। कुछ ही दिनों के बाद वह मुझे खत देने लगा और मैं घर आकर उसके खत पढ़ती, फिर उन्हें छुपा कर रख देती। फिर मैं भी उसके खत का जवाब लिख कर देने लगी। मैं उसे पसंद करने लगी थी। हाँ, मैं उससे प्यार करने लगी थी। हम रोज़ रास्ते में एक दूसरे को देखते थे और फिर खतों के जरिए बातचीत करते थे। फिर एक दिन उसने खत में लिखा कि हम कब तक आखिर खत ही लिखते रहेंगे, अब मिल भी लो मुझसे, हम दोनों को कहीं मिलना चाहिए। मैंने उसे जवाब में लिखा कि मिलना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन यह संभव नहीं, हम पकड़े जाएंगे। उसने लिखा, तुम कॉलेज आना और वहाँ से मेरे साथ चलना, फिर मैं छुट्टी के वक्त तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँगा। मैं मान गई। अगले दिन वह कॉलेज के पास अपनी बाइक लेकर खड़ा था। मैंने इधर उधर देखा और उसकी बाइक पर बैठ गई और एक गार्डन में ले गया। वहाँ मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। वादे किए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई लड़का मेरी ज़िंदगी में आएगा और मुझसे इतना प्यार करेगा। मैं उस दिन बहुत खुश थी। घर आई तो उसे याद करके बार बार मुस्कुराती थी। बस हर जगह मुझे वही नज़र आता। मैंने घर पर उसके बारे में किसी को नहीं बताया था। फिर हम अक्सर मिलने लगे, पहले गार्डन में, फिर होटलों में। फिर एक दिन वह मुझे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया। मैं डर गई और बोली, मोहन, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसने कहा, मैं बहुत जल्द अपने परिवार वालों को तुम्हारे घर भेजूँगा। और फिर मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसमें खो गई, क्योंकि मैं उसकी मोहब्बत में बहुत मजबूर हो गई थी। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। घर आकर मैं बहुत रोई और पछताई कि यह मैंने क्या कर दिया। मैं किसी से इस हद तक प्यार कैसे कर सकती हूँ। लेकिन अगले दिन मोहन ने मुझे फिर से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर सब कुछ भुला दिया। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी।
मेरा शरीर बेजान सा हो रहा था और एक दिन मुझे कॉलेज में चक्कर आ गया तो मेरी सहेली मुझे जबरन डॉक्टर के पास ले गई, जहां मेरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने मुझसे मेरे पति का नाम पूछा, जिसे सुनकर मैं चौंक गई और सहेली की तरफ देखा। मेरी सहेली बोली, डॉक्टर साहिबा यह शादीशुदा नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर ने अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम तो प्रेग्नेंट हो। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी। डॉक्टर क्या कह रही थी मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी सहेली मीना मुझे क्लिनिक से बाहर ले आई और मेरी हालत देखकर उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा और मुझे दिलासा देते हुए बोली, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, इस राज को राज ही रखूंगी। इस समय तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुमसे कोई सवाल जवाब करूं। उसने मुझे घर पर छोड़ा और चली गई। जब मैं अपने घर पहुंची तो अपने बिस्तर पर गिरकर बहुत रोने लगी। यह क्या हुआ? अब मैं क्या करूं? अपने घर वालों से क्या कहूंगी? यह सोचकर मेरा सिर फटा जा रहा था। अब आगे क्या होने वाला है? अगले दिन मैं मोहन से मिली और उसे सारी बात बताई। वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ और कहने लगा, घबराओ नहीं, मैं जल्दी अपने घर वालों को भेजूंगा। तुम अपने घर पर बात करो और अगर वह नहीं माने तो हम दोनों भाग कर शादी कर लेंगे। वह फिर से मुझे सपना दिखाने लगा। उस दिन मैंने मीना को कॉलेज में सब कुछ बता दिया कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ और हम चुप चुप कर मिलने लगे थे और यह उसी का नतीजा है। अब बताओ मैं क्या करूं? वह कहने लगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस उस लड़के से कहो कि वह जल्द से जल्द तुमसे शादी कर ले, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैंने उससे कहा कि उसने अपने घर वालों को भेजने को कहा है। आज मैं घर में बताऊंगी कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। घर आकर मैंने अपनी माँ को बताया, माँ, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वह लोग रिश्ता मांगने के लिए आना चाहते हैं। माँ को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और बोली, हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? खबरदार जो वहाँ से कोई यहाँ आया तो मना कर दो उन्हें। अभी तो तुम्हें और पढ़ना है, शादी के चक्कर में नहीं पड़ना। समय आते ही हम तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढकर तुम्हारी शादी कर देंगे। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो बोली, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। माँ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अब मैं क्या करती? अगले दिन मोहन सोचते हुए बोला, अब भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तुम प्रेग्नेंट ना होती तो इंतज़ार कर लेता, लेकिन अब ऐसी हालत में कोर्ट मैरिज ही इस समस्या का समाधान है। तुम ऐसा करो, आज रात अपना ज़रूरी सामान लेकर तैयार रहना, हम रात को भागकर शादी कर लेंगे। मैं उसकी बात मानती नहीं तो क्या करती? मजबूरी वैसे भी मेरी किस्मत बन चुकी थी। उस रात मैंने अपना ज़रूरी सामान एक छोटे से बैग में डाला और सबके सोने का इंतज़ार करने लगी। जब सब सो गए तो मैंने हिम्मत करके बैग उठाया और चोरी से बाहर निकल आई। बाहर नुक्कड़ पर मोहन बाइक लिए मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं बाइक पर बैठकर उसके साथ निकल गई। दूर एक बंगले के पास उसने अपनी बाइक रोक ली और मुझे अंदर आने के लिए कहा तो मैंने पूछा, यह किसका घर है? वह बोला कि यह उसके दोस्त का घर है, हम आज रात यहीं रुकेंगे। मैं सहमी सी अंदर दाखिल हो गई। वहाँ और भी लड़कियाँ थी और कुछ मर्द भी मौजूद थे। गलियारे से गुजरने के बाद मोहन मुझे एक ड्राइंग रूम जैसे कमरे में ले आया और वहाँ एक उम्रदराज औरत चारपाई पर बैठकर पान चबा रही थी। ले आया लड़की मोहन? औरत सोमेश से बोली। देख लो, मोहन ने कमीनेपन से मेरी तरफ देखते हुए बोला। अच्छी है बहुत, मेरे पैसे दे दो और मुझे देर हो रही है। मैं हैरान परेशान होकर खड़ी थी, कभी उस औरत को तो कभी मोहन को देख रही थी जो औरत से पैसे वसूल कर रहा था। मैं चिल्लाई, मोहन यह सब क्या है और तुम इस औरत से किस चीज़ के पैसे ले रहे हो? मोहन ने पैसे ले लिए और बात किए बिना ही चलता बना। मैं उसके पीछे भागी तो एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया। वह औरत उठी और बोली, वह तुम्हें बेचने आया था। यह सुनकर मेरा रंग फीका पड़ गया था। मैंने ना में अपना सिर हिलाया तो वह औरत बोली, तुम्हारा सौदा करके गया है वो, अब तुम मेरे कोठे की रौनक हो, जैसा मैं कहूँगी तुम वैसा ही करोगी। उसने मेरे सिर पर मानो धमाका सा किया हो। मैं चिल्लाने लगी, नहीं छोड़ो मुझे, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। उन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया जहाँ चीख चीख कर और रो रो कर मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मोहन ने मुझे बहला फुसला कर धोखा दिया।
एक औरत बता रही थी कि वह पहले भी 2 लड़कियों को ऐसे बेच चुका है। मेरे साथ धोखा हो चुका था, साथ साथ मैं अपनी इज्जत भी गंवा चुकी थी और अब कोठे की ज़िंदगी। मैं इस गंदगी में नहीं रह सकती थी। मैंने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी और आवाज़ लगाई, मुझे जाने दो। मगर उन लोगों को ऐसी चीखें और पुकार की आदत थी, मेरी किसी ने नहीं सुनी। थक हार कर मैं शांत हो गई थी। उसका खास चमचा और लड़कियों का दलाल, जिसका नाम दिलावर था, मेरे लिए रोज़ खाना पानी देकर जाता था और समझाता, जिद मत कर, बात मान ले चंदाबाई की। वह कभी कभी मुझे मारता भी था। आज भी वह मेरे लिए खाना लाया। मैंने चुपचाप खाना खा लिया और उसे कहा, मुझे बाहर आने दो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। जैसा तुम लोग चाहते हो मैं वैसा करूँगी। यह सुनकर वह खुश हुआ और खाना खाने के बाद मुझे बाहर ले आया। चंदाबाई भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और एक लड़की को बुलाया जिसका नाम सेजल था। उसने कहा, इसका हुलिया दुरुस्त कर, इसे सब कुछ सिखा दे, खाने पीने का ख्याल रखा कर, यह पेट से है। सेजल बहुत अच्छी लड़की थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कुछ ही दिनों में मेरी उससे दोस्ती भी हो गई थी। वह भी मेरी तरह हालात का शिकार होकर यहाँ पहुँची थी। मैंने उसे अपनी सारी बात बताई और उसने मुझसे कहा कि तुम किसी तरह से यहाँ से भाग जाओ। मैंने उससे पूछा, क्या यह मुमकिन है? मेरी आंखें चमक उठी। उसने मुझसे वादा किया कि वह इस कोठे पर मुझे उसकी तरह बाजारू औरत नहीं बनने देगी। वह मौका देकर मुझे यहाँ से निकाल देगी। उसकी बातें सुनकर मुझे तसल्ली हुई, लेकिन दिलावर के होते हुए यह कैसे संभव हो सकता था। लेकिन उस दिन एक नई लड़की आई थी और दिलावर का सारा ध्यान उसी पर था। सेजल ने चोरी से गेट के ताले की चाबी बनवाई थी और दिलावर के कमरे में जाकर उसके पानी में भी नशे की दवा मिला दी और कहने लगी कि आज तुम्हें यहाँ से हर हाल में निकलना है। लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी? मैं घबरा कर बोली, दुनिया बहुत बड़ी है मेरी बहन, बस तुम्हें हिम्मत करनी होगी। सहारा मिल ही जाता है। तुम्हें जहाँ भी सहारा मिलेगा वहाँ इस जगह से तो बेहतर ही होगा, सेजल बोली। मैंने सिर हिलाकर उसकी बात को मान लिया। यह वह जगह थी जहाँ रात को दिन होता था और सुबह लोग थक कर कुछ घंटों के लिए सो जाते थे। यहाँ से रात को निकलना नामुमकिन था, इसलिए सेजल ने मुझे सुबह ही यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बताया। जब वह सो रहे थे तो मैंने अपना सामान उठाया और दबे पांव सेजल के साथ गेट तक आ गई। इधर उधर देखते हुए सेजल ने ताला खोला और मुझे गले से लगा लिया और मुझे वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा। सेजल, मैं तुम्हारा यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। भगवान तुम्हें इसका फल ज़रूर देगा। यह कहकर मैं वहाँ से बाहर निकली। सेजल ने फिर से ताला लगा दिया और मुझे कुछ पैसे भी दिए कि यह तुम्हारे काम आएंगे। मैं अब घर नहीं जा सकती थी। मैं रिक्शे में बैठकर उसी डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गई। कुछ घंटों बाद डॉक्टर साहिबा भी अपने दवाखाने पर पहुंच गई। मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया। मैंने उनसे कहा कि मैं अबॉर्शन कराने आई हूं। वह मेरी सारी हकीकत सुनने के बाद बोली, यह पाप है, मैं नहीं करूंगी, और मुझे अपने घर लेकर आई। वह बहुत ही सरल स्वभाव की औरत थी। मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और मेरी शादी अपने छोटे भाई मोहन से करवा दी, सब कुछ जानते हुए भी, और कहा कि मोहन को अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मैं बहुत खुश थी। मैं मोहन को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि यह बच्चा भी उसका नहीं है। उनके हिसाब से मैंने 7वें महीने में बच्चे को जन्म दिया था। वह बहुत अच्छे इंसान थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरा बेटा जब 1 साल का हो चुका था तब उस दिन मैंने सोचा कि साधु बाबा को मोहन के सामने बुला लूं, मालूम तो पड़े कि आखिर मुझसे क्या बात करना चाहता है। मैंने गेट खोला और उसे अंदर आने के लिए कह दिया। जब वह अंदर आया तो मेरी नज़र कपड़े में छुपे उसके हाथ पर पड़ी, जिस पर वही घुंघरुओं की पट्टी बंधी थी जो दिलावर के हाथ पर बंधी होती थी। मेरा दिल तो मानो धड़कना ही भूल गया था, यह जानकर कि यह कोई साधु नहीं है। मोहन ने उनसे पूछा कि मेरे घर के चक्कर क्यों लगाते हो और क्या कहना चाहते हो। उसने मेरी ओर देखा और बोला, मुझे मदद चाहिए। उसकी बातों से मुझे पसीना आ रहा था।
कैसी मदद, मोहन ने पूछा। और इधर मैं अपने माथे पर आता पसीना पोंछते ही जा रही थी। वह बोला, मैं बहुत गरीब हूँ सरकार, मुझे किसी काम पर रख लो। कहकर कि काम होगा तो रख लूँगा। अगले दिन मोहन के काम पर जाते ही मैंने उससे गेट खोलकर पूछा कि क्या चाहते हो। उसने कहा कि वह कोठा छोड़ चुका है, उसे पैसे चाहिए। मैंने उसे पैसे दिए, लेकिन वह हर बार पैसे मांगने के लिए फिर से आ जाता। बहुत बार दे चुकी थी, ना देती तो वह मोहन को सब कुछ बता देता। मैं यही सोचती थी कि इससे छुटकारा कैसे मिले। मैं मन ही मन में उसे मार डालने के बारे में सोचती, लेकिन मैं यह नहीं कर सकती थी। लेकिन अब उसकी ब्लैकमेल में नहीं आऊँगी, यह सोच लिया था। और अगली बार उसे पैसे नहीं दिए, वह धमकियाँ देता रहा। आखिर कब तक उसके डर में जीती रहूँगी। अगले दिन वह फिर आ गया। उसने मुझे बताया कि मैं मोहन को सब बता चुका हूँ कि तुम क्या हो। यह सुनकर मैं कांप उठी। मैं अपना बदला ले चुका, अब क्या करोगी। वह यह कहकर हंसने लगा कि उसी वक्त मोहन पुलिस लेकर वहां पहुंच गए और पुलिस दिवाकर को गिरफ्तार करके ले गई। मोहन मेरे साथ अंदर आ गए और मैं सिर झुकाकर कुर्सी पर बैठ गई। वह मेरी तरफ देखते रहे, फिर बोले, मैं यह सब पहले दिन से ही जानता था। यह सुनकर मैंने सिर उठाया तो बोले, हाँ, मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे तुम अच्छी लगी, तुम अच्छी लड़की थी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें इसकी सज़ा क्यों देता। तुम उस वक्त नादान थी, तुम्हें पूरा हक था कि तुम भी अच्छी ज़िंदगी जियो। मुझे तुम्हारे अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मेरी एक अच्छी साथी साबित हुई। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, बस इतना याद रखना और हमेशा मेरा साथ देना। मैं उनकी ऋणी हो गई थी। उनके एहसान, उनकी मोहब्बत मेरी किसी अच्छाइयों का प्रतिफल थे, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। उनका जितना शुक्रिया अदा करती उतना कम था। मैंने सुकून भरी सांस लेकर मोहन की तरफ देखकर सोचा, दुनिया में आज भी अच्छे और महान लोग मौजूद हैं, जैसे यह भाई बहन। लेकिन ऐसे महान लोग हर किसी को नहीं मिलते। लेकिन मैं भाग्यशाली कि ज़माने की ठोकरें खाने से बच गई। मेरी उन तमाम लड़कियों से गुजारिश है कि किसी के बहकावे में आकर जवानी में कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपके माता पिता का सिर शर्म से झुक जाए और आपकी सारी ज़िंदगी बदनाम होकर गुजर जाए।